हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का फोर्थ और लास्ट पॉइंट, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इट केम थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। ये पॉइंट ये बता रहा है कि लोग जब आपस में मिलकर एक साथ मिल के स्ट्रगल करना स्टार्ट किए, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट किए, तो उससे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगे, क्योंकि उनका सभी का कॉमन एनिमी था ब्रिटिश रूलर्स, और सभी अलग अलग कम्युनिटी को, लैंग्वेज को, कल्चर को बिलोंग करने वाले लोग थे, लेकिन कॉमन एनिमी होने की वजह से उनका स्ट्रगल यूनाइटेड था। और इसी यूनाइटेड स्ट्रगल में चाहे वो 1905 का बंगाल पार्टीशन की बात हो या 1920 का असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो या 1932 के 34 के आसपास का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो 1942 का, लोग धीरे धीरे यूनाइटेड स्ट्रगल करने की वजह से क्या हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। नेक्स्ट, अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस लाइक फॉल्कलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स etc। लोग अलग अलग तरह के फॉल्कलोर मतलब कि लोक कथाएं या फिर सॉन्ग, लोक गीत या फिर पॉपुलर प्रिंट्स, चाहे वो प्रिंट्स बुक के रूप में हो या फिर पैम्पलेट की तरह का हो, कैलेंडर की तरह का हो, या फिर किसी देवी देवता का बना हुआ प्रिंट हो, या फिर सिंबल्स, इन सभी से भी धीरे धीरे वो कल्चरली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। फिगर और इमेज ऑफ भारत माता विजुअली एसोसिएटेड। भारत माता का जब इमेज पहली बार पब्लिश हुआ और उसमें यह दिखाया गया कि हम सब लोग इस भारत माता के संतान हैं और हमें अपने भारत माता की रक्षा करनी चाहिए, तो इस तरीके से लोगों का स्ट्रगल यूनाइटेड हो गया और सभी एक साथ एक माँ से जुड़े हुए महसूस करने लगे। It was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay, 1870. He wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Later it included in his novel Anandamath and widely sung during the Swadeshi movement. इस भारत माता के विजुअल एसोसिएशन का सबसे पहला क्रेडिट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जाता है। वो भी 1870 में 1870 में वंदे मातरम नाम का एक गीत लिखे, जो कि आज के डेट में हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रगीत है और ये बाद में आनंद मठ में शामिल किया गया और बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इसको खूब गाया गया। और इवन बाद में भी जब भी जहाँ भी जैसे भी लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट कर रहे थे, वहाँ पर ये लगातार इस गीत को गाते थे। इससे अंग्रेज काफ़ी नाराज भी होते थे, क्योंकि इस गीत से सभी के खून में जोश आ जाता था। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता फीचर्स काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। भारत माता का इमेज अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया और ये एक ऐसा इमेज था जिसमें भारत माता काफ़ी शांत से खड़ी हैं और काफ़ी शांत हैं, शांत से भी खड़ी हैं, शांत भी हैं, स्पिरिचुअल भी लग रही हैं। उनमें कोई देवी देवता वाला पावर भी उनको दिख रहा है, उनमें लग रहा है, और वो धार्मिक रूप से भी डिवाइन दिख रही हैं। It also developed through a movement to revive Indian folklore, that means true picture of traditional culture. ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुनाया जाता था, उन सारे स्टोरीज को फॉल्कलोर बोलते हैं। तो वैसे फॉल्कलोर्स और पिक्चर्स को भी लोग कलेक्ट करना शुरू किए, जिससे एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस दिखने लगा। इन बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, माइथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोल्क रिवाइवल। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर खुद भी ऐसे नर्सरी राइम्स और माइथ्स मीन्स की ऐसे राइम्स और माइथ्स का मीनिंग हो गया कि ऐसे बहुत सारे परंपरागत कथाओं को भी उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। कुछ काल्पनिक, माइथ्स मीन्स हो गया काल्पनिक कथाएं, ऐसे काल्पनिक कथाओं को भी वो उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि उससे लोग अपने आप को पुराने समय से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। ठीक है, इन मद्रास, नतीशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, The Folklore of Southern India।
मद्रास में नतीशा शास्त्री ने भी ऐसे बहुत सारे फॉल्कलोर्स और फॉक टेल्स को कलेक्ट किया और उससे भी उसको बाद में पब्लिश भी किया। बुक का नाम यहाँ बताया गया है द फॉल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ड्यूरिंग मूवमेंट्स लीडर्स ऑल्सो बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। मूवमेंट के दौरान भारत के जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके लीडर्स भी इस बात को समझ गए कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं या सिंबल्स है, आइकॉन्स है, कल्चर है, स्टोरीज है या फिर हाइम्स है, माइथ्स है, राइम्स है, सॉन्ग है, बैलेड्स है, इन सभी से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो लीडर्स भी इस चीज़ को धीरे धीरे अब अपने मूवमेंट में शामिल करने लगे। इससे क्या हुआ कि मूवमेंट में शामिल होने वाले सभी लोग भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और इससे भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस स्प्रेड होने लगा, बढ़ने लगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्री कलर फ्लैग रेड ग्रीन येलो वाज डिजाइंड। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया and a crescent moon representing Hindus and Muslims। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी ट्री कलर फ्लैग इंडिया का यूज किया गया। उसमें 3 कलर कौन कौन से थे? तो रेड, ग्रीन और येलो यूज किया गया था। तो रेड, ग्रीन, येलो 3 अलग अलग कलर्स यूज किए गए। उसमें 8 लोटस को यूज किया गया और 8 लोटस का मतलब था कि उस वक्त इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट किया जाता था और इस तरीके से एक क्रिसेंट मून भी उस फ्लैग में यूज किया गया था। और क्रिसेंट मून का मतलब हुआ कि वो रिप्रेजेंट कर रहा था भारत के हिंदू और मुस्लिम दोनों को। बाय 1921 गांधी जी डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग ट्री कलर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। 1921 में महात्मा गांधी ने, हम लोग जानते हैं कि 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में 1921 में महात्मा गांधी ने इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से स्प्रेड करने का कोशिश किया। उन्होंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया। पुराने फ्लैग और इस फ्लैग में थोड़ा सा चेंज था। इस फ्लैग को स्वराज फ्लैग ट्री कलर बोला गया और इसमें वही रेड, ग्रीन तो सेम था लेकिन यहाँ पर येलो के बदले अब वाइट यूज किया गया और साथ में उस 8 प्रोविंसेस के 8 लोटस के बदले यहाँ पे सेंटर में गांधी जी का चरखा यानी व्हील को यूज किया गया। और इस तरीके से बताया गया कि ये एक आइडियल है सेल्फ हेल्प के लिए। हम लोग सभी अपना मदद स्वयं करें, स्वयं सेल्फ हेल्प करें। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance। लोग जब कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे होते थे, ओकेजन्स होता था और उसमें जब लोग मार्च कर रहे होते थे तो उस वक्त ये झंडा, स्वदेशी मूवमेंट वाला झंडा यूज किया जाता था और उसको होल्ड टाइट खड़े होकर, बिल्कुल इस तरीके से टाइट खड़े होकर होल्ड करके उसको इस तरीके से जाना और दिखाना कि भाई हमें इस झंडे पे काफ़ी गर्व है और अल्टीमेटली ये झंडा हमारे यूनाइटेड स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। हम सब लोग इस झंडे के साथ एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं और कलेक्टिव तरीके से हम जुड़े भी हुए हैं और कलेक्टिव तरीके से हमारा फाइट भी एक ही एनिमी यानी ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ होता है। और सिंबल ऑफ डेफिएंस था, यानी खुलेआम ये दिखाया जाता था कि भाई हम ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ हैं और खुलेआम हम आपके आदेश की यानी ऑर्डर्स की अवज्ञा करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, उसको तोड़ेंगे। अनदर मीन्स ऑफ दिस फीलिंग वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। धीरे धीरे भारत के जो पढ़े लिखे विद्वान इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने भी हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेशन करना स्टार्ट किया, उसको फिर से लिखना स्टार्ट किया और उसमें लिखावट में कुछ इस तरीके से उसको लिखा गया जिससे कि लोगों को अपने हिस्ट्री पे प्राउडनेस हो, गर्व हो, लोग उस प्राउडनेस की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ भी महसूस करें और यूनाइटेड स्ट्रगल करें, यूनाइटेड स्ट्रगल बिफोर वन सिंगल एनिमी ब्रिटिश रूलर्स। नेक्स्ट, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. They wrote about the glorious development in ancient times. धीरे धीरे लोग
बहुत पुराने समय से जितने भी चीज़ें थी इंडिया को, जो पुराने पास्ट टाइम में ग्लोरियस एक इमेज देता था, उन सभी चीज़ों को लोग कलेक्ट करना शुरू किए। और अंग्रेज चूँकि लगातार दिखाते थे कि इंडियंस जो हैं काफ़ी पिछड़े हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उन पर रूल करना, हम लोग रूल करके उन पर एहसान कर रहे हैं या फिर वो काफ़ी पिछड़े हैं। तो इस चीज़ों से निकलने के लिए लोग अपने पास्ट को ढूंढना स्टार्ट किए और पास्ट में उन्होंने पुराने प्राइड और प्राउडनेस को यूज किया। और ग्लोरियस टाइम जो हमारा पुराना एंशियंट टाइम था, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। उससे पास्ट को इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि लोगों को अपने देश पे, अपने भारतीय होने पे गर्व महसूस होना स्टार्ट हो गया। Next, it urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions to life under British rule। और इससे क्या हुआ कि लोगों का धीरे धीरे जो ब्रिटिश रूल में लाइफ मिजरेबल हो गया था, मिजरेबल का मतलब काफ़ी दयनीय हो गया था, इससे बाहर निकलने में उनको काफ़ी हेल्प मिला। ग्लोरियस पास्ट को लोग धीरे धीरे पढ़ना समझना शुरू किए और इसकी वजह से लोगों को अपने कंट्री पे, अपने पास्ट पे, अपने कल्चर पे, यूनाइटेड स्ट्रगल पे, सब पे प्राउडनेस होने लगा। और इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स ये शो करते हैं कि ये हमारा एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। एक और पॉइंट जो कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट दिखाता है, ये सारे जितने भी हम लोग पॉइंट्स यूज किए यहाँ पे और देखे, इसमें एक हिंदुइज्म का फैक्टर दिख रहा है। भारत माता का इमेज भी एक हिंदू पेंटर के थ्रू बना हुआ दिख रहा है। उसमें धीरे धीरे जो भारत माता का और भी फर्दर इमेजेस बना, उसमें भी एक बिल्कुल भारतीय स्त्री वाला कॉन्सेप्ट दिखता है। या फिर जो ये वंदे मातरम वाला एक सॉन्ग है और उससे लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या हुआ, when the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। इससे क्या हुआ कि लोग जो दूसरे कम्युनिटी के थे, जो नॉन हिंदू थे, नॉन हिंदी भाषा के थे, वो इस मूवमेंट में अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और उसमें उनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होने लगा। और इस तरीके से यूनाइटेड स्ट्रगल भी कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि ये सारे सिंबल्स जो थे भारत माता का, या फिर वंदे मातरम, या फिर किसी और तरीके से, या फिर ये कलर्स का इस्तेमाल होना, ये सभी हिंदुइज्म को ज़्यादा पब्लिकली स्प्रेड करता था और इससे दूसरे रिलीजन के लोग अपने आप को अलग महसूस करने लगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पुराने अलग अलग टॉपिक्स के इस चैप्टर के लिंक्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू।